हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जिसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो जनरली क्लास 11th की फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है मैकेनिक्स से। ठीक है, मैकेनिक्स में हम दो पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन और उधर सेंटर ऑफ मास, और काइनेमेटिक्स में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D, इस तरीके के चैप्टर्स पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर वेक्टर के बारे में पढ़ लिया, मैक्सिमम चीज़ें वेक्टर के बारे में डिस्कशन भी कर ली। तो लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए काइनेमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर फर्स्ट है। तो काइनेमेटिक्स में फर्स्ट लेक्चर में आज कुछ बेसिक्स थोड़ा ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स में मैक्सिमम चीज़ें बेसिक में रहने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड लेक्चर आगे थोड़ा जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेक्चर की तरफ जाएगा, क्वेश्चंस अच्छे आएंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे आएंगे। तो जैसे जैसे लेक्चर चैप्टर आगे चलेगा हम और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से जेईई मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ से समझ लीजिए आप कि जैसे जैसे एक एक चैप्टर बढ़ता जाएगा, समझ लीजिए हर चैप्टर से एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आना है। मतलब आपको हर चैप्टर को पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई हो, नीट हो, हर चैप्टर में एक एक क्वेश्चन आना, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट हो जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस। तो आप बताइए, सबसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस को समझिए कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस में डेफिनेशन लिख लिए, द एक्चुअल लेंथ इज ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल। ठीक है, किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, पार्टिकल की जगह ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। The actual length traveled by any particle। एक्चुअल लेंथ का मतलब क्या है कि हमने कितनी दूरी तय की है। मतलब कोई पाथ है, मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, इस पे जाने के 2-3 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। ठीक है, बस बिल्कुल सर इस तरीके से रास्ते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ का मतलब है कि हमने कितनी लंबाई चली है एक पाथ पे हमने कितनी लंबाई चली है या कितनी लंबाई ट्रेवल की है, उसे बोलेंगे एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल इज नोन एज द डिस्टेंस। मतलब सर ये क्या है, डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। किसी भी पाथ की एक्चुअल लेंथ कितनी है जो हमने ट्रेवल की है, उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अच्छा सर, पाथ की टोटल लंबाई को हम क्या बोलेंगे, जो हमने ट्रेवल की है, दैट वुड बी कॉल्ड एज द डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस समझ में आया, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा सर, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब हम इसे डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। इसकी यूनिट की बात करी जाए तो यूनिट इसकी मीटर होती है। यूनिट क्या होती है, मीटर। आपको एक और बात बता दूं, आपका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो जनरली स्टार्टअप होता है स्कूल्स में, तो वो होता है यूनिट एंड डायमेंशंस। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं यूनिट और डायमेंशंस आपको अलग से नहीं पढ़ाऊँगा। यूनिट और डायमेंशंस जैसे जैसे फिजिक्स हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हर एक चैप्टर के साथ साथ हम यूनिट एंड डायमेंशन का डिस्कशन करते जाएंगे। क्योंकि ऐसे में अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सबसे टफ चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है। लेकिन अगर जैसे जैसे आप फिजिक्स के साथ आगे बढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा कि यूनिट डायमेंशन सबसे इजी चैप्टर है। जैसे कि सर मान लो आगे विस्कोसिटी कांस्टेंट में, विस्कोसिटी के फॉर्मूले में एक कांस्टेंट आता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कांस्टेंट आता है। अगर आप इस कांस्टेंट के बारे में अभी तो आप जानते नहीं है कि हाउ इट इज वर्क। ठीक है, मान लो एप्सिलॉन नॉट आ गया, इसको छोड़ो, एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये दो कांस्टेंट आपको पता नहीं है तो आप इनकी यूनिट क्या बताओगे। और जब तक यूनिट नहीं पता है तब तक हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख नहीं सकते। तो आपको बता देता हूं कि मैं इसलिए आपको डायमेंशनल जितनी भी क्वांटिटी हैं, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो उन्हीं के साथ, उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम आगे डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम हर एक क्वांटिटी के साथ उनकी डीएमएफ या डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दिया जाए, यूनिट इसकी मीटर आ गई, तो यहाँ पे इसका डीएमएफ बोलो। मीटर का डीएमएफ कोई बता सकता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है।
लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा क्या होने वाला है, एल। तो समझ में आ गया, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल लेंथ इज ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल, या पथ के लिए। यहाँ पर कई बुक्स में ये भी लिखा होगा द टोटल लेंथ ऑफ द कवर्ड बाय एनी पार्टिकल ऑफ द पाथ, मतलब टोटल लेंथ कवर्ड बाय द, या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, पाथ की जो टोटल लेंथ है उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेकिन हमें याद रखना है कि एक्चुअल लेंथ हमने कितनी कवर की है अपनी ट्रेवलिंग में, उसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी होती है, मीटर होती है, डीएमएफ एल होता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस में एक और चीज पढ़ने वाले हैं। अब हम यहीं पे एक और चीज है, वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं पे लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, तो देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब सर क्या है, इनिशियल पोजीशन जहां से हमने स्टार्ट किया और फाइनल पोजीशन जहां पर हम पहुंचे, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे कि अभी इस तरीके से इधर बना था ना, हाँ ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ पे था। अगर ए सी बी के थ्रू जाते हैं और ए डी बी के थ्रू जाते हैं और ए बी के थ्रू जाते हैं, तो डिस्टेंस की बात की जाए तो ए सी बी भी डिस्टेंस है, ए डी बी भी डिस्टेंस है और ए बी भी डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोला कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी वाली है, ए बी वाली। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो समझ गए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उससे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले होते हैं। याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ के बीच में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। उससे पहले एक और बात समझ लो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर ही इसकी यूनिट होती है। तो डीएमएफ में कोई खास चेंजेस नहीं आएगा, एल ही इसका भी क्या हो जाएगा, डीएमएफ हो जाएगा। अगर इससे पहले थोड़ा सा और एक दो चीजें देख ली जाएं, हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में सुना था। अगर ओरिजिन से इसकी पोजीशन लिखनी हो तो r1 वेक्टर मान ली जाए, और ओरिजिन से अगर इसकी पोजीशन लिख ली हो तो r2 वेक्टर मान ली जाती है। ठीक है, अगर AB का हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है, अगर AB वेक्टर लिखना है तो इसमें लिखना पड़ेगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है r2 वेक्टर और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है r1 वेक्टर। तो हमें AB वेक्टर क्या लिखने वाले हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। समझ में आ गया, हमने पोजीशन वेक्टर में बहुत वेक्टर एनालिसिस में अच्छे से पढ़ रखा है। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसके बाद एक और बात बताओ, क्या डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है? मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है या नहीं हो सकती? इधर लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, सही से थोड़ा लिख देता हूं मैं, तब तक आप सोचिए। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, आपको बताना है। एक बात बताइए, इस वाले पूरे पाथ में डिस्टेंस क्या है, ये तीनों की क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन बीच वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि सर ACB सबसे बड़ा है, उसके बाद ADB और उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट। मतलब सर डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा है डिस्टेंस के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि सर डिस्टेंस हमेशा बड़ी तो होगी डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। मान लो ये AB पे जाना है तो डिस्टेंस की बात की जाएगी तो ACB में हम गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो AB होने वाला है। ठीक है, भले ही हम गए हों, मान लो अगर हम ACB के थ्रू गए हैं, कौन से रास्ते के थ्रू गए हैं, कौन सा पाथ है हमारा, ACB। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, पाथ से फर्क नहीं पड़ रहा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में। तो इनिशियल पोजीशन यहां पर है,
फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ए बी होगी और जो डिस्टेंस है वो ए सी बी है, और ए सी बी हमेशा बड़ी रहने वाली है ए बी से। अगर हम ए डी बी में जाते तो ए डी बी भी हमेशा बड़ा रहता ए बी के कंपैरिजन में। अच्छा सर, इसका मतलब है कि सर डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होने वाली है। क्या मैं इसमें बराबर लगा दूं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन सर ये कैसे हो गया कि ये बराबर कैसे हो सकता है, ये भी तो बता दीजिए सर। कि एक बात बताओ, अच्छा सर मान लो इसमें जाने का केवल एक ही रास्ता होता, वो था ए बी, केवल और केवल ए सी बी रास्ता ना होके, ए डी बी रास्ता ना होके केवल एक ही रास्ता होता, वो होता ए बी। अब एक बात बताओ, हमें जाने का रास्ता क्या है ए बी, तो हमें फाइनल और इनिशियल पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए बी, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी ए बी हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट भी ए बी हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर सर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, उनके बीच में एक ही रास्ता है अगर, और वो भी शॉर्टेस्ट वाला रास्ता है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। अच्छा सर, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहने वाला है या बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा सर, समझ में आ गया, तो आप भी नोट कर लीजिए जब समझ में ही आ गया है। मजा आया सर यहाँ तक तो। इसके बाद अगला पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक समझ में आया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की दोनों चीजें। अब पढ़ने वाले हैं हम स्पीड। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर अगला हेडिंग डालिए 3rd नंबर का, दैट इज स्पीड। ठीक है, 3rd नंबर पढ़ने वाले हैं स्पीड। सबको पता होगा स्पीड का क्या होने वाला है। स्पीड की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। या बोल सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। उस फालतू टाइम में वेस्ट ना करके हम सीधे आते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होता है? स्पीड होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को x बोल सकते हैं और नीचे टाइम को t बोल सकते हैं, तो v इज इक्वल्स टू x अपॉन t। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया ना? हाँ, यूनिट बताएगा कोई? डिस्टेंस की यूनिट बोलो। डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो यहाँ पर समझ में आ गया सर, इसकी यूनिट ये होने वाली है। किसी को कोई आपत्ति ना हो तो इसे स्केलर क्वांटिटी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब सर स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। याद रखना, स्पीड वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है। ठीक है, स्पीड क्या हो सकती है? वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है। सर कैसे? मान लो हम हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं तो एक फिक्स्ड रफ्तार से मूव कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एक्सीलेटर एक फिक्स्ड रफ्तार पे खिंचा हुआ होता है, तो बोल सकते हैं कुछ फिक्स्ड रफ्तार से हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अगर किसी हाईवे पे, अगर मान लो हम किसी विलेज में जा रहे हैं तो वहां पर ब्रेकर भी होंगे, कई जगह पे मोड़ना भी होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर हम फिक्स्ड रफ्तार से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो बोलेंगे कि स्पीड फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। सबको पता है मीटर की डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाए इसका, मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है और सेकंड का हमेशा याद रखना टाइम होता है। सेकंड का क्या होता है? टी। तो इसको लिख सकते हैं एल टी इनवर्स। ठीक है, एल टी इनवर्स। उसके बाद स्पीड में दो चीजें और पढ़ने वाले हैं हम, दैट इज एवरेज स्पीड। थोड़ा सा काम की चीज है एवरेज स्पीड, और दूसरी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाने वाला हूं कि किसी भी अगर कहीं पर भी आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे जाए कि स्पीड ऑफ अ कार एट 3 सेकेंड, क्या ये बात सही है? कोई बताएगा कि स्पीड ऑफ कार एट 3 सेकेंड। एक बात और बता दूं कि कार की स्पीड मेजरमेंट करने के लिए उसमें एक डिवाइस लगा हुआ होता है जिसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो याद रखना कि कार की स्पीड कौन मेजर करेगा? स्पीडोमीटर। उससे पहले मैं आपको एक बात पूछ रहा था कि स्पीड ऑफ कार एट 3 सेकेंड, क्या ये बात सही है या नहीं है? इसका मतलब है सर किसी भी कार की स्पीड 3 सेकंड पर ये बतानी है। ठीक है, ये गलत बात है, क्योंकि हमें जब स्पीड को मेजरमेंट किया गया तो हमेशा स्पीड 2 पॉइंट के बीच में मेजर करी जा सकती है। स्पीड हमेशा 2 पॉइंट के बीच में मेजर करी जा सकती है। इसका मतलब क्या है? स्पीड को हमेशा 2 पॉइंट के बीच में मेजर किया जाता है। मान लो यहां से कोई गाड़ी गई, यहां से लेके यहां तक, तो हम ये यहां पर मान लो इधर थोड़ा सा समझ लो, मान लो ये वाली पूरी दीवार लगी हुई थी और यहां से कोई कार वाला निकला और ये वाली डिस्टेंस हमें पता है 10 मीटर है, और उसने 5 सेकंड में पूरी डिस्टेंस कवर कर ली और यहां से हमें निकलता हुआ
नजर आया। हमने मान लो एक इंसान यहाँ पे खड़ा किया था, एक इंसान यहाँ पे खड़ा किया, उसने टाइम देखा और उसने टाइम देखा तो पता चला कि 5 सेकंड में साले ने 10 मीटर की ट्रेवलिंग कर ली है। तो यहाँ तक समझ में आया कि सर 10 मीटर की ट्रेवलिंग कर ली है और इधर 5 सेकंड अपने पास ऑलरेडी से था। तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होता है कि सर 10/5 लगा देंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमने स्पीड कैलकुलेट की है तो कितने पॉइंट के बीच में कैलकुलेट की है? 2 पॉइंट के बीच में, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी स्पीड कैलकुलेटिंग करेंगे तो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में स्पीड कैलकुलेट की जाती है। अच्छा सर, अब हम इसमें बोल तो सकते हैं कि सर 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर किसी ने पूछी तो 2 मीटर पर सेकंड बोल देंगे, यहां पर पूछी 2 मीटर पर सेकंड बोल देंगे, यहां पर पूछी 2 मीटर पर सेकंड बोल देंगे, क्योंकि उसने सर 10 मीटर 5 सेकंड में कवर कर लिया। तो 2 मीटर पर सेकंड से अगर हल्की भी कम हुई तो वो कवर नहीं कर पाएगा 5 सेकंड में, क्योंकि 5 दूनी 10 तो ही तो 10 हो रहा है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है सर, तो ये गलत लिख रखा है क्या? 2 मीटर पर सेकंड हर जगह पे होने वाली है? गलत नहीं है, लेकिन याद रखना कि स्पीड को हमेशा 2 पॉइंट के बीच में मीजर किया जाएगा। 1 पॉइंट के बीच में स्पीड कभी भी मीजर नहीं की जा सकती। अगर ऐसा कहीं लिख रखा है कि स्पीड एट 3 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 सेकंड पर स्पीड 5 थी, इसका मतलब है कि वो स्पीड नहीं, वो एवरेज स्पीड है, क्योंकि हमने जो ये कैलकुलेट की है वो भी हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की है। क्योंकि हम बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज पूरे इस दीवार तक पहुंचने में उसने 10 मीटर कवर की, तो एवरेज मान सकते हैं कि सर हर जगह उसने 2 मीटर पर सेकंड कवर की होगी। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह 2 मीटर, मान लो कहीं ब्रेकर था, पहले वो 5 से चला, फिर कुछ कम की होगी, फिर कुछ बढ़ाई होगी, तभी तो वो पहुंचा होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसने एकदम से एक्सीलरेटर खींच दिया, और अगर कार को एक्सीलरेट भी करना है तो भी टाइम लगने वाला है। तो धीरे धीरे 0 से स्टार्ट होगी, फाइनल पहुंची है तो 1 पॉइंट पे 0 थी, 1 पॉइंट पे कुछ और है, तो नहीं बोल सकते ना कि वो उसकी हर पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड है। तो याद रखना, कभी भी अगर ऐसा बोला जा रहा है कि स्पीड एट 3 सेकंड, स्पीड एट 3 सेकंड मतलब किसी भी टाइम पर स्पीड बोली जा रही है तो वो स्पीड नहीं है। तो वो स्पीड, या अभी वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड में समझ में आ जाएगा कि उसका कंसेप्ट क्या है, स्पीड एट 3 सेकंड का, ठीक है। लेकिन याद रखना वहां पे हमेशा एवरेज स्पीड की चर्चाएं मैक्सिमम होती हैं। किसकी? एवरेज स्पीड की। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए एवरेज स्पीड का आप तो फॉर्मूला याद रखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। इसका मतलब है कि सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है वो एवरेज स्पीड होता है। कि उससे पहले कि आपको कुछ और बताया जाए, आप एक एग्जांपल कर दीजिए। मान लो मेरा घर यहाँ बरनाहल में है, मेरा घर यहाँ बरनाहल में है, मुझे बरनाहल से मैनपुरी जाना है। कहाँ जाना है? मैनपुरी जाना है, मुझे बरनाहल से मैनपुरी जाना है। बीच में कोई गांव पड़ने वाला है, मान लो बीच में 2 गांव पड़ गए। कितने गांव पड़े? 2 गांव पड़ गए सर। यस सर। तो हम यहाँ से गाड़ी निकाली, यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर पहुंचने में हमें पता चला कि हमने सर 10 किलोमीटर कवर कर ली, और मान लीजिए कि हमने 1 घंटे में कवर कर ली। 10 किलोमीटर कितने घंटे में? साइकिल से जा रहे हैं, सर के पास गाड़ी है नहीं, तो सर 10 किलोमीटर आपने 1 घंटे में कवर कर ली। आगे सर और 3 किलोमीटर चले तो समझ में आया, 5 किलोमीटर चले, 3 नहीं 5 किलोमीटर सर चल गए, और हमें समझ में आया ये सर आपने इसमें भी 1 घंटा लगा दिया, आपने इसमें भी 1 घंटा लगा दिया। सर थक गए थे तो धीरे धीरे चलने लगे, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद पता चला कि सर आगे वाली 15 किलोमीटर आपने पूरे 2 घंटे लगा दिए। आगे वाली 15 किलोमीटर में आपने पूरे 2 घंटे लगा दिए। सर और थकते चले गए तो सर की रफ्तार धीमी होती चली गई। अच्छा सर, इसमें समझ में आया कि सर बरनाल से आप चले, 10 किलोमीटर आपने 1 घंटे में कर लिया, फिर 5 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर वहां से अगले गांव से मैनपुरी तक पहुंचने में 15 किलोमीटर चलना था, वो आपने 2 घंटे में कवर कर लिया। अगर यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछी जाए, क्या पूछी जाए? एवरेज स्पीड लिख लेना आप सही से। एवरेज स्पीड पूछी जाए तो आप याद रखना कि एवरेज स्पीड में ऊपर टोटल डिस्टेंस लिखी जाती है और नीचे टोटल डिस्टेंस लिखी जाती है और नीचे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के लिए सर यहाँ पे 10 किलोमीटर चल गए, सर यहाँ पे 5 चल गए, सर यहाँ पे 15, 10 5 15 30 किलोमीटर। ऊपर कितना चल गए सर? 30 किलोमीटर चल गए। टोटल कैलकुलेट कर ली जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन वेक्टर वेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। डिस्टेंस को सीधे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 10 5 15 15 30 हो गए। यहाँ पे कैलकुलेट किया तो 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा और 1 घंटा से 4 घंटा आपने पूरा टाइम लगा दिया।
तो आपका आंसर आया सर 15/2 किलोमीटर पर घंटा से आप रफ्तार में गए होंगे। अब कोई बोले कि सर की अगर सर मान लो सर 4 बजे घर से निकले थे तो सर की स्पीड 6 बजे बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 15/2 किलोमीटर पर घंटा सर की स्पीड 6 बजे थी, लेकिन आपको क्या पता कि उस जगह पे मैं खड़े होकर पानी पी रहा था, आपको नहीं पता है ना। तो इसका मतलब है कि सर ये एवरेज ही डिफाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, स्पीड कभी भी डिफाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर स्पीड को डिफाइन करना है तो उसके लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। अब समझ में आ गया सर स्पीड का कंसेप्ट, अभी तक तो सर हवा में उड़ रहे थे हम। बिल्कुल, अब समझ में आ गया सबको। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो आपको भी समझ में आएगा कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, वो आप समझिए कि सर वही वाला कंसेप्ट। मान लो ये कार वाला यहाँ पर था कितने टाइम पे? t सेकेंड टाइम पे, और सर मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा t प्लस डेल्टा टी टाइम पे, t प्लस डेल्टा टी टाइम पे, और मान लीजिए सर उसने डेल्टा x का कवर कर लिया। कितना कवर कर लिया? डेल्टा x। तो सर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड का नहीं, अगर आपको स्पीड लिखनी होगी तो मान लीजिए कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखोगे, ठीक है। अब हमने टाइम को इतना छोटा करा, इतना छोटा करना स्टार्ट किया कि ये मान लीजिए अगर 3 सेकंड पे बात हो रही थी तो आगे वाली बात 3.0000000 आपकी सातों पीढ़ी जीरो लगाती रहे, फिर मैं आऊं और कितना लिख दूं? 1, मतलब अनंत बार जीरो लग जाए और कितना लिख जाए? 1। इतने टाइम पे हम पहुंच गए, कितने टाइम पे? 3 से लेके 3.000000001 तक, ठीक है। बहुत ही सा टाइम, बहुत छोटा सा टाइम। इसका मतलब था सर 3 सेकंड पे और 3.0000001 सेकंड पे। मतलब सर अगर मान लो सर कि बस वाला यहाँ पर था, कार वाला यहाँ पर था, तो अगली बार जब हमने मीजर किया 2 पॉइंट का तो बिल्कुल इतने में मीजर कर लिया, बिल्कुल ठीक है। समझ में आया? एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, अगर पहले कार वाला यहाँ पर था तो अगली बार कार वाला यहाँ पर था। समझ गए ना ये वाली बात? बिल्कुल। बहुत छोटा सा टाइम कर दिया, इतने टाइम में कार मान लो हिली भी नहीं, इतना छोटा टाइम कर दिया। तो जब कोई कार मान लीजिए वो छोटे से टाइम में आगे भी नहीं जा पाई, तो क्या वो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बता सकते हैं, उस इंस्टेंट पे स्पीड बता सकते हैं? अब एक बात बताइए कि मान लो एक पॉइंट यहां पर था, जब वो कार थी तब वो यहां पर थी, और जस्ट अगले टाइम पे वो वहीं पर हिल भी नहीं पाई, तो हमने उस पॉइंट को दूसरा पॉइंट मान लिया, ठीक है। मान लो 3 सेकेंड और 3.00001 सेकेंड, ठीक है। अभी भी कैलकुलेट कितने में की जा रही है? 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन हम बोल सकते हैं कि सर वो अगला पॉइंट और पिछला पॉइंट एक ही पॉइंट है, फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि सर यहां पर हमने डेल्टा टी को कहां पर ले गए? टेंडिंग टू 0 पे ले गए। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 पे ले गए हैं सर। इसका मतलब बोल दिया जाए लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये सर वेलोसिटी है। बहुत छोटी सी स्पीड आ गई ds, ठीक है। तो ये ds को dv लिख लो, आपको बेहतर समझ में आया। dv बराबर हो गया dx अपॉन dt, ठीक है, क्योंकि dt बहुत छोटा है, डेल्टा t बहुत छोटा है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, ऊपर डेल्टा x का dx हो गया, नीचे dt हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर स्पीड हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, हमेशा मीजर 2 पॉइंट के बीच में होने वाली है। चाहे एवरेज हो, मीजर 2 पॉइंट के बीच में होगी, लेकिन एवरेज के केसेस में हम ये बोल सकते हैं कि सर पूरे पाथ के अक्रॉस किसी भी पॉइंट पे बोल सकते हैं कि सर इतनी स्पीड हुई होगी। एवरेज का मतलब ये होता है। तो याद रखना आज से कि सर स्पीड को कभी भी एक फिक्स्ड पॉइंट पे डिफाइन नहीं किया जा सकता, एक पॉइंट पे स्पीड अनडिफाइंड है। अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि तो सर इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब तो है किसी इंस्टेंट पे, ये भी 2 पॉइंट के बीच में। आप याद रखना कौन कौन से 2 पॉइंट? एक t सेकेंड और एक t.0000001 सेकेंड, ठीक है। समझ गए ना? बिल्कुल, नोट कीजिए आप ये। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहां तक स्पीड के बारे में सारी की सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। अब अगर चर्चाएं करनी हैं तो थोड़ी सी वेलोसिटी पे कर ली जाए सर। किस पे? वेलोसिटी पे। तो यहां पर लिख लिया जाए, चौथे नंबर की चर्चा है, दैट इज वेलोसिटी सर, वेलोसिटी। बिल्कुल, यहां तक समझ में आ गया। क्या करना है?
वेलोसिटी पे थोड़ी चर्चा हो जाए, बिल्कुल वेलोसिटी पे थोड़ी चर्चा हो जाए। तो वेलोसिटी पे देखिए, सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऊपर क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट लिखना है। नीचे क्या लिखना है? टाइम लिखना है। डिस्प्लेसमेंट की जगह कई बार आपको ये भी लिखा जाएगा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को भी बोल सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, या फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर कभी कभी पोजीशन वेक्टर भी आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हम उस तरीके से डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट के बारे में किसी को चर्चाएं करने की जरूरत है नहीं, मीटर पर सेकेंड। डीएमएफ आप सब लोग जानते हैं LT माइनस 1, क्योंकि मीटर का क्या होगा? L, सेकंड का क्या होगा? T, और T ऊपर चला जाएगा तो -1। इसका मतलब है सर ये दोनों समझ में आ गए, यूनिट भी समझ में आ गई, डीएमएफ भी समझ में आ गया। किसी को पता हो तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब सर ये वेक्टर के रूल्स को फॉलो करने वाली है। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर भी आपको समझ में आ गया कि सर ये भी वेक्टर क्वांटिटी, डीएमएफ ये हो गया, यूनिटी हो गई। इसमें भी दो तरीके की चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं, और सेकंड नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंसेप्ट एवरेज का है। बस याद रखना कि आप डिस्प्लेसमेंट को कैसे बताएंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी उसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और इंस्टेंटेनियस में कोई खास फर्क होता नहीं है। जैसे इंस्टेंटेनियस में बोला था ये टी पे मेजरमेंट है, ये टी प्लस डेल्टा टी पे मेजरमेंट है। तो डीबी वेक्टर का फॉर्मूला आया था ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सेम वही चीज यहां पर भी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक सिंपल सी बात आपको मैं समझा देता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। उससे पहले आप एवरेज के बारे में बात की जाए। एवरेज में ऊपर हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, नीचे हमेशा टोटल टाइम लिखा जाएगा, टोटल टाइम लिखा जाएगा। आप वही क्वेश्चन इसमें भी कर दीजिए, वही वाला क्वेश्चन इसमें भी कर दीजिए। मान लो हम बरनाहल से कहां पर गए? मैनपुरी गए, बरनाहल से मैनपुरी। लेकिन हम मैनपुरी रुके नहीं। मान लो बीच में एक गांव ये था और दूसरा गांव ये था, बीच में हम रुके नहीं। ये कितना था? 10 था। सर 10 किलोमीटर आप 1 घंटे में गए थे, और सर ये 5 था, वो आप 2 घंटे में गए थे, क्योंकि आप थक गए थे सर। 5 किलोमीटर 2 घंटे में गए थे, और अगला वाला 15 भी सर आप 2 घंटे में गए थे। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि तब तक सर ठीक हो गया। लेकिन सर मैनपुरी आप गए नहीं, मैनपुरी से आप वापस आ गए इस वाले गांव में। ठीक है, इस वाले गांव में वापस आए तो सर आप मान लीजिए 1 घंटा, सॉरी 3 घंटा आपने वापस आने में लगा दिया। तो अगर कोई बोले सर इसके आपकी इस दौरान एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बात बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखते हैं। अच्छा सर आपने बरनाल से स्टार्ट किया था और आप दूसरे वाले गांव में रुक गए, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखिए सर, इनिशियल और फाइनल के बीच में 10 और 5 15। अच्छा सर ये वाला निमट गया, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट या ये था और घूमने के बाद फाइनल खत्म किया हुआ पॉइंट भी ये है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा? दैट इज 0। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कोई गैप नहीं है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कोई गैप नहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कोई गैप नहीं है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब था कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें जितने प्लस और माइनस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर सर हमने इधर प्लस माना है तो हमें इस साइड माइनस मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना। हम ये जरूरी नहीं है कि इधर प्लस माने, हम इधर माइनस भी मान सकते हैं और हम इधर प्लस भी मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रेविटी को सर ऊपर तो माइनस ले लेंगे नीचे प्लस ले लेंगे, ऐसा नहीं है।
अगर हमारा मन है ग्रेविटी ऊपर माइनस लेने, ऊपर प्लस लेने का, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखना उस क्वेश्चन के दौरान आपकी मानी हुई ग्रेविटी की डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो आपने पहले मान रखी है। जैसे कि आपने यहाँ पर इधर प्लस मान लिया, इधर माइनस, अब पूरे क्वेश्चन के अंडरगोइंग आपकी इधर प्लस रहनी चाहिए और इधर साइड माइनस रहनी चाहिए। अगर आपने उल्टी मानी है तो आप उस क्वेश्चन के अक्रॉस पूरे क्वेश्चन के अक्रॉस उल्टी ही मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि सर 10 इधर गए, 5 इधर गए, 15 चल रही है सर, 15 इधर गए, प्लस 15 में गए, बिल्कुल। अब माइनस 15 में भी आ गए तो जोड़ेंगे तो प्लस 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 बट्टे सर को टाइम लगा 3 घंटा और 2 घंटा, 5 घंटा हो गया सर, और 2 घंटा 7 घंटा और 1 8 घंटा। तो ये इतना मीटर पर सेकंड आ गई। अगर सर यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी सर से, क्या पूछी जाएगी, एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, एवरेज स्पीड का मतलब होगा, वो आप समझ लीजिए। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होने वाला है, एवरेज स्पीड में हम डिस्टेंस मानते हैं और डिस्टेंस में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी एक्चुअल लंबाई है वही होने वाला है, एक्चुअल लेंथ। तो 10 और 5 15, 15 30 और 15 सर 45 चल गए आप, क्योंकि यहाँ तक तो 30 चले थे सर, 15 आप और एक्स्ट्रा चल गए तो 45 सर आप चल गए थे। और डिस्टेंस आपकी बताई जाए तो सॉरी टाइम 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। अच्छा सर, इसका मतलब है सर आपकी एवरेज स्पीड 45/8 थी, लेकिन आपकी एवरेज वेलोसिटी 15/8 15/8 थी। इसका मतलब समझ में आ गया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, इंस्टेंटेनियस में फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होती हैं, बिल्कुल याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होती है। यहां से समझ में आया कि सर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर नहीं हो सकती, लेकिन हो भी सकती हैं किसी केसेस में। मान लो केवल यहीं तक जाते तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस तो फिर 30 रहती और डिस्प्लेसमेंट भी 30 रहता, क्योंकि इनिशियल यहां से था, फाइनल यहां पे था। इसका मतलब है कि सर एवरेज स्पीड मे बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर हो भी सकती है एवरेज वेलोसिटी के और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन याद रखना इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब समझ में आया कि सर जो इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड है वो बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के, और जो लेकिन जो सर इंस्टेंटेनियस है वो हमेशा बराबर होने वाली है इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे जब हमें वेलोसिटी या फिर वो डिफाइन करने वाले हैं। एक सेकेंड, आपको एक बात बताऊं, ये साफ कर दिया जाए, बिल्कुल नोट कर लीजिए आप। किसी भी इंस्टेंट पे हमें डिफाइन करना होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब मैंने आपसे बोला था कि सर अगर इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक है, इतने पॉइंट से और इतने पॉइंट में आपको लगता है कि डायरेक्शन मैटर करेगी। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही हम अगर खड़े हुए हैं, मान लो इसी फिक्स्ड पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, तो डायरेक्शन के क्या इंपॉर्टेंस है। मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट था, अगला पॉइंट भी यहीं पे मेजर कर लिया, तो उस पॉइंट से अगले पॉइंट मेजर करने में डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकती ना। अरे यार तुम ही ना, मान लो ये वाला पॉइंट था t सेकंड पे, अगला वाला पॉइंट था t.0000001 सेकंड में, क्या t से लेके t.0000001 सेकंड में डायरेक्शन चेंज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हो जाएगी ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर इस वजह से नहीं हो सकते थे क्योंकि एक टाइम के अक्रॉस उनकी स्पीड, उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मान लो हम बरनाल से मैनपुरी गए, मैनपुरी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लाए थे ना, वापस आ गए थे, लेकिन यही चीज 0.0000001 सेकंड में चेंज नहीं हो सकती डायरेक्शन, क्योंकि सर इतने से छोटे से टाइम में किसी भी चीज का चेंज होना इम्पॉसिबल है। जब हम सर उतने और उतने टाइम में वेलोसिटी सेम मान सकते हैं उस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे, तो सर हम ये भी बोलेंगे कि वहां पे डायरेक्शन भी क्या रहने वाली है, कोई चेंजेस नहीं आने वाले,
तो इस वजह से बोलते हैं कि उस पॉइंट पे स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मॉडुलस भी लगा दोगे तो बेहतर है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड में हम कभी डायरेक्शन को लिखने वाले हैं नहीं। ठीक है, याद रखना, स्पीड में कभी डायरेक्शन आएगी नहीं, तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मच बेटर है। लेकिन आप याद रखना कि उतने छोटे से टाइम में डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, इस वजह से उसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम बोलेंगे सर, बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड हमेशा और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगी। ठीक है, नोट कीजिए आप ये, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और चीज आपको समझ में आती है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पोजीशन और इनिशियल पोजीशन मान लो, इस तरीके से बोला था ना आपसे। ये r1 वेक्टर है, अगर ये सर r2 वेक्टर है, अगर इसको लिखना ही होगा a पॉइंट और b पॉइंट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको साफ कर देते हैं हम। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस और अब मैं इस लेक्चर में आगे सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा, बाकी के सब थ्योरी है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स का समझना। मैक्सिमम टाइम आप फील करोगे कि सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैप्टर में काइनेमेटिक्स को मिला मिला के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और आईआईटी की तो खासियत ही है कि दो दो तीन तीन चैप्टर को मिला मिला के क्वेश्चंस बनाना। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिए x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 1, मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, मैक्सिमम टाइम आप डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिएगा। x वेक्टर एज अ, या पोजीशन वेक्टर बोल दीजिए, x क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखी है, वेक्टर नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखना कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखी है। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है स्पीड एट 3 सेकेंड। आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि सर स्पीड एट 3 सेकेंड बोल रखा है, मतलब एवरेज स्पीड की बात कर रखी है। सर एट का मतलब ही वहां पे एवरेज स्पीड होता है, क्योंकि सर एक पॉइंट पे स्पीड डिफाइन करना गलत बात है। ठीक है, और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 सेकेंड। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि सर स्पीड एट 3 सेकेंड में बोल रखा है और इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 सेकेंड। आप एक बार कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको इंस्टेंटेनियस बताऊं तो इंस्टेंटेनियस में कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर डिफरेंशिएट कीजिए, आंसर निकालिए। सर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt का मतलब होता है कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4t प्लस 1, इसमें डायरेक्शन नहीं दे सकती, इस वजह से हम वेक्टर नहीं लगा सकते। वैसे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर पोजीशन वेक्टर बोल रखा है कि तो सर एक्स की डायरेक्शन में अगर टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हमेशा एक्स की डायरेक्शन में सर बढ़ते जाएंगे, तो डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आप अभी केवल और केवल वेक्टर मान लीजिए, क्योंकि हमें स्पीड में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, केवल और केवल एक्स मान लीजिए, कोई पोजीशन दे रखी है 2t स्क्वायर प्लस 1 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि 2t स्क्वायर प्लस 1 दे रखी है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 सेकंड बोलना है कि b इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4t और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू 4t आया, तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो आंसर लाओ, डिफरेंशिएट करो आंसर लाओ, यही आगे तक चलने वाला है। किसी को कोई बुराई वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सर लफड़ा आएगा तो वो सर आएगा स्पीड एट 3 सेकेंड क्या होती है, ये भी तो बता दीजिए सर कि स्पीड एट 3 सेकेंड होती क्या है। तो समझिए ध्यान से कि सर स्पीड एट 3 सेकेंड क्या होती है, वो आप समझिए। सर स्पीड एट 3 सेकेंड होती है, उसका करने का तरीका सबसे पहले t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे बताइए पार्टिकल कहाँ पे था, 0 पुट किया तो 201 मीटर पे, कहाँ पे था 1 मीटर पे। t इक्वल्स टू सर 3 सेकेंड पे कहाँ पे था, वो पार्टिकल था 3 3 जा 9 2 जा 18 और 1 19 मीटर पे। इसका मतलब है कि सर नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये 1 मीटर पे था और फाइनली 19 मीटर पे पहुंचा। डिस्टेंस बोलेगा कोई कितनी ट्रेवल करी है, कितनी 19 माइनस 1 18 मीटर सर चल गया, कितना चल गया 18 मीटर। इसका मतलब है कि सर टाइम कितना लगा लिया, टाइम बोलो, बोलो टाइम 3 सेकंड का लगा दिया, क्योंकि सर यहाँ पे 0 सेकंड पे स्टार्ट किया था और ये 3 सेकंड पे विल फिनिश नाउ। तो सर हमें टोटल डिस्टेंस पता है 18 और टाइम पता है 3 सेकंड, तो सर एवरेज स्पीड पता चल जाएगी, या फिर बोल सकते हैं केवल और केवल स्पीड आपको पता चल जाएगी सर 18/3 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चंस और करवाते हैं आपसे।
नोट कर लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं। अब थोड़ा सा मान लो यहाँ पर भी आपको यही दे रखा है और टी स्क्वायर माइनस 2t दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 2t दे रखा है। तो सेम क्वेश्चन है, स्पीड एट 3 सेकेंड, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 सेकेंड। आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, समझ लीजिए, इधर ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। ओके ओके ओके, मजा आया सर, मजा आया सर, बड़ा मजा आया। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 सेकंड सबको समझ में आता है कि सर dx अपॉन dt करना होगा। dx अपॉन dt में एक सिंपल सा समझ में आता है सर 2t माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। तो t की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 2 सर 4 मीटर पर सेकंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड। यहां तक तो किसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो उससे पहले आपको हमेशा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको नहीं बताया लेकिन याद रखना, कभी भी पोजीशन दे रखी हो तो उसको करने के लिए हमेशा डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट क्या, कितना आया? 2t माइनस टी आया, 2t माइनस 2 आ गया। इसको हमेशा 0 के इक्वल रखो तो बताओ t के मान, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/2 दैट इज 1 सेकेंड। याद रखना कि अगर प्लस की वैल्यू माइनस में वैल्यू आ रही है तो t का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि t कभी माइनस हो नहीं सकता। अगर t की वैल्यू प्लस में आ रही है तो इसका मतलब है पार्टिकल पलटी मारेगा। पलटी मारने का मतलब है कि सर पहले ऐसे जा रहा था तो बाद में घूम के वापस आएगा, पलटी मारेगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना कि पार्टिकल कब पलटी मारेगा, कब नहीं मारेगा, ये वाली बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसका मतलब है ये वाली बात पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल पलटी कब मारेगा और पलटी कब नहीं मारेगा। बिल्कुल ये वाली बात जानना बहुत जरूरी है, ठीक है बिल्कुल। तो कोई बोलेगा t इक्वल टू 0 पे, सर समझ में आया कि 0 माइनस 0 तो 0 पे ही होने वाला है। t इक्वल टू 0 पे 0 मीटर पे। फिर चेक करना है कि सर पार्टिकल ने पलटी कितने टाइम पे मारी, वहां पर भी एक बार चेक कर लीजिए। पार्टिकल ने पलटी मारी है 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड पे सर हो जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस का 1 मीटर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि सर टाइम 1 सेकंड पे पार्टिकल माइनस 1 मीटर पहुंच चुका होगा। जब 1 मीटर पहुंचा तो पार्टिकल पलटी मारेगा। क्या मारेगा? पलटी मारेगा। कहां पे? माइनस 1 मीटर पे। सबको समझ में आ गया होगा कि 1 सेकंड पे पार्टिकल माइनस 1 मीटर पे होगा, 1 सेकंड पे माइनस 1 मीटर पे। यहां पर पार्टिकल क्या मारेगा? पलटी मारेगा, ठीक है। अब फाइनल जहां पर पलटी मारना था वहां पर चेक कर लो, 1 जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे, 4 जगह पे, 5 जगह पे, जितने जगह पे पलटी मारे उतनी ही यहाँ पे टाइम की वैल्यूज आ जाएंगी। मान लो ये क्यूबिक दे, अभी क्या दे रखा? क्वाड्रेटिक। क्यूबिक दे रखा होता तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्वाड्रेटिक आता। तो क्वाड्रेटिक में कितनी जगह पलटी मारता? क्योंकि टी की वैल्यू कितनी आती? 2 आती। तो क्वाड्रेटिक में सर 2 जगह पलटी मार देता। बिल्कुल, मान लो 2 जगह पलटी मारने का मतलब पहले ऐसे जा रहा था, फिर खट से ना ऐसे घूम गया। अच्छा सर फिर एक और बार ऐसे घूम जाएगा। हाँ, क्वाड्रेटिक का मतलब है 2 जगह पलटी मारना। मतलब सर कि पहले ऐसे गया, फिर ऐसे घुमा, फिर एक बार ऐसे घुमा, ठीक है बिल्कुल। सर अगर यहाँ पर तो 1 जगह पलटी मारी थी तो 1 जगह निकाल लिया। आप सर फाइनल क्या करना है? बाद में आपको जितने पे पूछ रखा है उतने पे निकालो। कहाँ पे था? तो 3 पे कैलकुलेट किया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कैलकुलेट करो 3 सेकंड पे कितना आएगा? 9 माइनस 6 वो आ जाएगा 3 मीटर। अच्छा सर इसका मतलब है कि सर 3 मीटर पे होने वाला है। बिल्कुल सर, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन की बारी आई। सर इधर कहीं 0 होगा, इधर कहीं क्या होगा? 0 मीटर होगा। सर इधर कहीं -1 मीटर होगा और इधर कहीं 3 मीटर होगा। सबका पोजीशन लिख लिया हमने, कोई दिक्कत बुराई वाली बात नहीं है। सर यहां से स्टार्ट किया पार्टिकल ने, यहां पर आया, यहां पर पलटी मारी और यहां पर पहुंच गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली बात याद रखना, कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर पलटी मारी और कहां पर दोबारा पहुंचना है। सर पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, यहां पर पहुंचा, यहां पर पलटी मार के यहां पर पहुंच गया, यहां पर पलटी मार के यहां पर पहुंच गया। बिल्कुल। अब एवरेज स्पीड बतानी है। अगर एवरेज स्पीड बतानी है, क्या बतानी है? वो स्पीड बतानी है हमें, केवल क्या बतानी है? स्पीड बतानी है। तो आप बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। डिस्टेंस क्या होती है? कि एक्चुअल लंबाई, कि सर यहां से चलिए, यहां पर पहुंचे, यहां पर चले और यहां पर पहुंचे। टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? खट 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 खट। टोटल डिस्टेंस मेजर करनी है, पाथ की लंबाई। पाथ क्या था? ये चले, यहां पर चले, पलटी मार के यहां पर पहुंच गए। बिल्कुल। तो बताइए सर कितना चले हैं? 1 मीटर तो इधर चले, 1 मीटर वापस जाते टाइम पे चले, क्योंकि जितना आए हैं, मान लो हम यहां पर गए हैं और यहां से पलटी मारने के बाद इधर जा रहे हैं, तो उतना ही तो चल के गए होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए। यहां पर आए 1 मीटर, सर इधर से गए तो भी 1 मीटर, ठीक है बिल्कुल। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर ये वाली लेंथ क्यों नहीं जोड़े? सर इसका मतलब कुछ नहीं है, हम इसी पाथ पे आए थे और इसी पाथ पे वापस हो गए। वो तो आपको समझाने के लिए बोल रखा है कि सर यहां से यहां पर आए फिर पलटी मारी है, ठीक है। याद रखना, बीच वाले का मतलब नहीं है।
मतलब तो सिर्फ इतना है कि सर यहाँ पर आए और यहीं से वापस चले गए, ठीक है। वो आपको समझाने के लिए बोल सकता है कि सर यहाँ पर आए हैं, यहाँ से पलटी मार के यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। तो सर 1 मीटर इधर चले थे और 1 मीटर इधर चल के गए हैं और सर 0 से लेके 3 तक 3 मीटर चले हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की बात आई तो 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 हमने सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। कितनी ऊपर कितनी ट्रेवल कर ली? 5। सर टाइम बताएगा कोई कितना लगेगा? सर 3 सेकंड का, तो टाइम लगाए बिल्कुल, ये हो चुका है 5/3 मीटर पर सेकंड। अगर मान लीजिए यहीं पर कोई तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता है एवरेज वेलोसिटी का, तो किसी को कोई बुराई नहीं होती कि एवरेज वेलोसिटी में भी आपको क्या लिखना होता है? डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है। तो सर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बताइए। सर इनिशियल पोजीशन यहाँ पर थी और फाइनल पोजीशन यहाँ पर थी। सर डिस्प्लेसमेंट बोल सकता है कोई, तो 0 से लेके 3 तक गए तो कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। डिवाइडेड बाई सर टाइम कितना हो गया? 3 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई बुराई नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। हम आपको आगे से और एक नोट कर लीजिए और इसी में थोड़े से चेंजेस लिख लीजिए। 60 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3 कुछ ऐसा है और स्पीड बतानी है इस बार 5 सेकंड पे। बाकी का सब सेम है। आप इसको ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से, फटाफट 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 5 सेकंड लिख लीजिए और एवरेज वेलोसिटी एट 5 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर भी चेंज कर लीजिए 5 सेकंड। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। मैंने बोला सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है सर? डिफरेंशिएशन करना होता है सर। तो पहले मैं डिफरेंशिएशन किया तो सर 6 माइनस 2t आया बराबर 0 पुट कर दिया, बिल्कुल 6 इसका t का 1 हो गया माइनस 2t हो गया बराबर 0 रख दिया सर। तो 2t बराबर 6 हो गया सर, t बराबर 3 सेकंड हो गया। इसका मतलब है सर कि 3 सेकंड पे पलटी मार दी, बिल्कुल। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। मान लो यहाँ पे क्यूबिक लिख लो, बस इतना याद रखना कि पलटी मरवानी है तो सर कैलकुलेशन का थोड़ा सा फोकस रखें, क्योंकि क्यूबिक के बाद क्वाड्रेटिक ऐसी ना बन जाए जिसका डी छोटा हो जाए 0 से। अगर डी 0 से छोटा चला गया तो आपका आंसर ही नहीं आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलता जाएगा, वो अपना नॉर्मल जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप भी बना सकते हो। बस याद रखना कि जितना भी फैक्टर इसका डिफरेंशिएशन होने के बाद आए तो उसका कम से कम फैक्टर तो हो जाए। अगर फैक्टर नहीं होगा तो उसका मतलब है वो हमेशा सीधा सीधा चलता रहेगा, क्योंकि वो हमेशा प्लस का आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? प्लस का हमेशा प्लस या हमेशा माइनस, वो एक अलग कंसेप्ट है। क्योंकि हमेशा या तो इधर मुंह में, मान लो कोई हमेशा इधर जा रही है तो मैंने बोला इधर हमेशा प्लस ले सकते हो या हमेशा माइनस ले सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन क्या क्रॉस इधर जा रही है तो प्लस बोल सकते हैं माइनस बोल सकते हैं, उसका कंसेप्ट अलग है। बट आप याद रखना, आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो। मान लो यहाँ पे ऐसी कोई क्यूबिक इक्वेशन लिख लेना जिसका क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर आ रहे हो। मान लो कोई क्वाड्रेटिक लिख लेना जिसके 2 फैक्टर हो, उसमें टी का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर आप करके देखना तो आपको पता चलेगा कि 2 जगह पलटी मारने वाले भी क्वेश्चन हम खुद बना ले रहे हैं और खुद हमसे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो समझ में आएगा सर टी की वैल्यू कितनी है? 3 सेकंड। 3 सेकंड में पलटी मारने वाला है सर, इसका मतलब है सर 3 सेकंड इधर कहीं होने वाला है सर। बढ़िया सर, मजा आएगा सर। यहाँ पर 0 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर 3 सेकंड और यहाँ पर 5 सेकंड। 5 सेकंड कहीं पर भी होगा, यहाँ पर 0 मीटर है, बस आप इतना याद रख लो, ठीक है। सर 0 पे कहाँ पे होगा? 3 मीटर पे होगा। इसका मतलब है सर 0 सेकंड पे पार्टिकल 3 मीटर पे चर्चाएं कर रहा था, कुछ चर्चाएं उसकी थी वो कर रहा था। अच्छा सर 3 मीटर पे 0 सेकंड पे, सर 3 मीटर पे भी 3 सेकंड पे भी तो बता दो कहां पर था? 3 सेकंड में पुट किया तो 3 छंगे 18 माइनस 3 को 9 प्लस 3, तो 18 3 21, 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा सर? 3 को 9, 6 18, 18 में 9 के 9, 9 3 12, सर 12 मीटर पे पहुंच चुका होगा। सर यहाँ पर वो साला पलटी मार के आएगा, पलटी मारेगा सर। 12 मीटर पे पलटी मारना उसने स्टार्ट कर दिया था और ये समय था सर 3 सेकंड। अब सर 5 पे भी बता दीजिए। 5 छके 30 माइनस 5 25 प्लस 3, 30 में से 25 गया, 5 और 3 8 पे पहुंच चुका होगा सर, 8 मीटर पे। बिल्कुल सर, मजा आ गया। 12 से कहां पे आ गया? 8 पे आ गया सर पलटी मारने के बाद। तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड की बात की जाएगी तो आप आसानी से बता दोगे कि एवरेज स्पीड कितनी होने वाली है। ये तो पहले से लिख रखा है क्या? हाँ, इसको साफ कर लो। एवरेज स्पीड बता दीजिए सर कितनी होगी। एवरेज स्पीड में सर पहले 3 से 12 में गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? 9 कर गया, 9 मीटर की। 3 से 12 में कितना? 12 माइनस 3, 9 कर गया। फिर सर और 12 से 8 में आया तो सर 4 इधर का चल लिया, तो 9 4 कितना हो गया सर? 13 चल लिया टोटल और टाइम लगाया 5 सेकंड। तो एवरेज जो स्पीड इसकी आने वाली थी सर वो आ गई 13/5 मीटर पर सेकंड। अगर सर एवरेज वेलोसिटी की बात की गई तो सर स्टार्ट यहां से किया था, खत्म यहां पे किया है, तो 3 में से 8 जाएगा सर, 5 बचेगा। 5 मीटर उसने चला है और टाइम तो सर फिर भी 5 सेकंड का ही लगाया है। इस बार फिर से किस्मत से आंसर 1 मीटर पर सेकंड आया है। किसी को कोई बुराई नहीं है सर।
इंस्टेंटेनियस स्पीड में किसी को कोई कभी दिक्कत थी नहीं। मैं आपको बोल सकता हूँ कि सर dx बट्टे dt का मान 6 - 2t आया है, तो सर x t की जगह 5 पुट करेंगे, सर 5 दूनी 10, 10 में से गया -4 मीटर पर सेकंड, मतलब जिधर से चल रहा था उससे उल्टी दिशा में कितना, उल्टी डायरेक्शन में माइनस में आ जाएगी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। माइनस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर अगर 0 सेकंड पे इधर जा रहे थे तो 5 सेकंड पे इधर आ रहे होंगे, बीच में पार्टिकल क्या मारेगा, पलटी मारेगा। इसका मतलब है सर x को t के फंक्शन में इधर रखा हो तो ये चेक करना जरूरी है कि पार्टिकल कहां पे पलटी मारेगा और कहां पे नहीं मारेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, नोट कीजिए आप इसको बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। इसमें एक और चीज़ आपको मुझे बतानी है और आज का लेक्चर फिनिश करते हैं यहीं पर। आप समझ लीजिए कुछ चीज़ें बताने के लायक ही हैं इसमें, जैसे कि काइनेमेटिक्स की मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर में कम यूज़ करने को मिलेंगी, लेकिन अगर काइनेमेटिक्स आपकी खराब हो गई तो आगे के सब चैप्टर साले खराब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मैकेनिक्स तो पूरी खराब होनी ही है, कंफर्म है। आगे के चैप्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व होने मुश्किल पड़ जाएंगे। आप में से किसी को अगर दिक्कत ना हो तो ये बता सकते हैं कि सर db वेक्टर बराबर था dx वेक्टर बट्टे dt वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dt वेक्टर नहीं होता dt, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। इसका मतलब है कि सर मैग्नीट्यूड पर चर्चाएं हैं, db बराबर dx बट्टे dt लिखने में कोई बुराई नहीं है। dv में dv की जगह v लिख लूं क्या, मान लो वेलोसिटी को ही तो डिफाइन करना है, वेलोसिटी v, वेलोसिटी बराबर बता दिया कि dv dx वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, या फिर वेलोसिटी बराबर स्पीड इज इक्वल टू dx अपॉन dt। मान लो अगर dt को इधर भेज दिया जाए तो v dt हो जाएगा, v dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, dx बराबर v dt। और आपने इंटीग्रेशन में सीखा होगा कि आप इसे दोनों साइड इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अगर मान लो 0 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट x0 था और x था किसी भी टाइम t पे, और वो टाइम कितना था, t था, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसे ऐसे भी यहां से क्या करना है, अगर वेलोसिटी एज अभी तक x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा था तो हम वेलोसिटी के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो और हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना हो तो वो इस तरीके से निकालेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और ऐतराज भी नहीं है। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं और वो आप समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन कैसे करना होगा। मान लो किसी को एग्जांपल दे रखा है कि सर बताइए, अगर b वेक्टर दे रखा है 4 - 2t वेक्टर, 4 - 2t दे रखा है और सर t बराबर 0 पे x बराबर t बराबर 0 पे x बराबर 2 मीटर था, t बराबर 0 पे x बराबर 2 मीटर था, t बराबर 0 पे x बराबर 2 मीटर मान लीजिए आप, हाँ मान लीजिए t बराबर 0 पे x बराबर 2 मीटर मान लीजिए। और आपको बताना है सबसे पहले x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बताना है, सेकंड पार्ट में आपको बताना है डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, और लास्ट वाला बताना है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। दिख रहा होगा ना आपको, ये वाला थोड़ा मार्कर डाउन हो रहा है, इंक डालनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। अब इन क्या आपको अगले मार्कर से बता देते, ठीक है। आप समझ लीजिए, आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लीजिए, आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ठीक है। v वेक्टर बराबर 4 - 2t दे रखा है तो आपको समझ में आएगा सर b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। तो आपने ही तो अभी बोला dx इज इक्वल टू v dt होता है और इधर 0 होता है, इधर t होता है। सर 0 पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 2 दे रखा है और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पूछ रखा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर सबको समझ में आया कि सर dx में आगे 1 लिख रखा है तो 1 का तो सर x हो जाएगा, x और इधर लिमिट लग जाएगी 2 से लेके x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज इक्वल्स टू हो जाएगा v और इधर हो जाएगा v की जगह पुट करोगे क्या 4 - 2t, 4 - 2t का इंटीग्रेशन करना होगा 0 से लेके t तक और ये dt हो जाएगा। किसी को कोई एतराज नहीं तो xt पहले पुट कर दिया और माइनस में 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4 का इंटीग्रेशन 4t हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इधर 0 से लेके t, क्या 2t का 2t स्क्वायर अपॉन t समझ में आया, क्योंकि 2t की पावर 1 है और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो जाता है, क्योंकि n + 1 अपॉन n + 1, तो 1 1 2 1 1 2, ये 2 स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 से 2 कट लिया होगा तो यहाँ पे समझ में आया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t - 2 इज इक्वल टू 4t, पहले t पुट किया 4t - t स्क्वायर और 0 पुट करेंगे तो 0 - 0 0 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुट कर लीजिए, पहले t पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर -0 पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो इस 2 को इधर भी भेज दीजिए तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आपका आ चुका है 4t - t स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर, 4t -
टी स्क्वायर प्लस 2, वेक्टर नहीं 2 केवल, ठीक है। तो अपना x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है, जब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो और x निकालना हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। लिमिट अपने हिसाब से लगा लेंगे हम, क्वेश्चन वाला दे रहा है तो दे देगा, नहीं तो हमें क्वेश्चन वाला x दे रखा है तो फिर ठीक है, लो t बराबर 0 पे 2 है, अगर उसने नहीं बोल रखा तो अप्रोक्सीमेटली आप 0 मानेंगे, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देता, वैसे मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन वाला दे देगा। आप बताइए कि आप डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये चेक करना होता है कि पार्टिकल पलटी मारेगा या नहीं मारेगा। तो ये चेक करने के लिए सर वेलोसिटी को 0 के बराबर रखना होता है, 4 - 2t बराबर 0, तो सर 4 बराबर 2t, तो यहाँ सर t बराबर 2, मतलब 2 सेकंड प्लस का आया है, तो मतलब सर 2 सेकंड पे पार्टिकल ने पलटी मारी है, ठीक है। तो सर 2 सेकंड में पार्टिकल ने पलटी मारी है, तो 2 सेकंड में पार्टिकल था कहां सर, वो यहां से पता चलेगा। तो यहां पे पता चलेगा 2 चौकू 8 - 2 दूनी 4 प्लस 2, 8 और 2 10, 10 में 4 गया 6, मतलब सर 6 मीटर पे था, 6 मीटर पे पलटी मारनी थी उसे, ठीक है। बिल्कुल। एक बात बताओ, 0 यहाँ पर मीटर होता है, तो सर 0 सेकंड पे तो वो 2 मीटर पे था, और सर कितने 2 सेकंड पे वो 6 मीटर पे था। 2 सेकंड पे कहां पे था सर, 6 मीटर पे, यहीं पे उसने सर पलटी मार दी, वापस आना स्टार्ट कर दिया। हमें 5 सेकंड पे बताना है सर, 5 पे पुट करेंगे तो 5 चौको 20 - 25 प्लस 2, तो 20 और 2 22, 22 में तो 25 गया, माइनस के 3 मीटर पे पहुंच चुका है सर। माइनस का 3 मीटर तो इधर कहीं आ चुका होगा। डिस्टेंस की बात करें तो सर पहले वो यहां पर गया, कितना चल के, 2 से 6 4 मीटर चल के गया सर, 4 मीटर चल के वापस यहां पर 2 मीटर पर आया, फिर सर 2 मीटर चल के वो ये वाली 2 मीटर की है ना, हाँ, और फिर 3 मीटर यहां पे चला, 3 और 2 5 और 4 9 और 4 13 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी चल गया वो, 13 मीटर। आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि नंबर लाइन में सोचता हूं आपको सॉल्व करनी आती होगी। मान लीजिए और समझ भी लीजिए, 0 से 2 मीटर में 2 मीटर चल गया, और 2 से 6 में 4 चल गया, फिर जब यहां से चला और यहीं पे वापस भी आना है, क्योंकि यहां से ही तो पास होके आगे जाएगा, हाँ, तो सर 6 मीटर तो ये चला, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा। एक बात बताओ, 4 और 4 8, और 2 4 ये चला है, बिल्कुल 4 वापस आया 8, और फिर 2 ये चला है, 8 और 2 10, और 3 ये चला है 13, ठीक है। वो चला तो यहां से स्टार्ट हुआ है, आपने मुझे और कंफ्यूज कर दिया। वो चलना कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से थोड़ी ना स्टार्ट हुआ है। 0 सेकंड पे वो कहां पे था, 2 मीटर पे, 0 सेकंड पुट किया 2 मीटर आ गया, तो 2 मीटर से वो चलना स्टार्ट हुआ, तो 2 मीटर से पहले 6 पे गया, तो 2 से 6 में 4 मीटर का गैप था, फिर 6 से सर वो 2 में आया, तो फिर से 4 मीटर का, तो 8 मीटर चल गया, फिर सर 2 से वो 0 पे आया, 8 और 2 10, और फिर 0 से सर -3 पे गया, तो 10 और 3 13, ऐसे जोड़। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस आ गई सर 13 मीटर। अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको बोल रखा था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो सर इसमें r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर लिख सकते हैं, मतलब सर r2 मतलब 5 सेकंड पे, r1 मतलब 2 सेकंड पे। सर r1 2 सेकंड का मतलब सर -2 मीटर पे था, और सर इधर -2 मीटर पे था सर, 2 मीटर पे, ठीक है, और r2 का मतलब 5 सेकंड पे, तो सर 5 सेकंड पे उसकी पोजीशन कहां पर थी, आप बता सकते हो, -3 मीटर। कहां पर थी, -3 मीटर। तो माइनस माइनस का ऐड हो जाएगा, और माइनस का 5 मीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 मीटर पे हमने कैलकुलेट किया था, -3 मीटर पे था, तो -3 और -2 5, -5, क्योंकि हमने बोल रखा है कि डिस्प्लेसमेंट को हमेशा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखने वाले हैं, डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो r2 वेक्टर पे पोजीशन, r2 की पोजीशन और r1 की पोजीशन, r2 की -3 थी, r1 की -2, वो 2 थी, तो माइनस बीच में लगने वाला है, क्योंकि r2 माइनस r1, तो -3 -2 इज इक्वल टू -5 मीटर, ठीक है। नोट कीजिए, यहाँ तक मैक्सिमम चीजें हम आपको बता चुके हैं, मैक्सिमम चीजें हम आपको समझा भी चुके हैं, और आप नोट कर लीजिए ये वाली सारी चीजें। और इसको आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, सर यहाँ पर 2 मीटर से हमने स्टार्ट किया था, और इधर सर -3 मीटर तक पहुंच गया, सर हम पॉजिटिव इस साइड मान रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी चीजें पॉजिटिव उसी साइड मानी गई हैं। बिल्कुल, हमने स्टार्टिंग में ही सर पॉजिटिव उस साइड माना था। सर यहाँ से 2 मीटर सर पहले माइनस में चले तो -2 मीटर हो गया, फिर सर -3 मीटर चले तो -2 और -3 -5 मीटर हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा ही कुछ वो हो गया कंजस्टेड, तो आप ठीक है नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा कर लीजिएगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी को थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरीज वगैरह पढ़ते रहिए। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसका यूज़ होगा, आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।